आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि MVC म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी ने पिछले साल कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, सिफारिशें दी थी और उनको 4 नवंबर 2022 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब MCD ने और नगर निगम ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक आज डिसीजन लिया है। कल वो सभी सिफारिशें, वो सभी रिकमेंडेशंस जो 5th MVC ने पिछले साल नवंबर में एक्सेप्ट की थी, उन सभी सिफारिशों को 1 अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 19 अप्रैल को नगर निगम में एक ऑर्डर निकाला है जिसमें साफ स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि ये सभी सिफारिशें 1 अप्रैल 2023 से अब लागू हो गई है। और उसी ऑर्डर में 29 पैरामीटर्स हैं। 29 पैरामीटर्स के आधार पर 29 रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को आने वाले टाइम में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो हैं यूज फैक्टर, ऑक्यूपेशनल फैक्टर, एज फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर। साथ ही अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं, बेशक वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, वेकेंट लैंड है, बैंक्वेट हॉल है, बारात घर है, गेस्ट हाउस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्म हाउस है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, पेट्रोल पंप हैं, सभी को बहुत ज़्यादा राहत दी गई है। तो कुछ जो यूज फैक्टर्स में जो बदलाव आया है, मैं उस पर आपको थोड़ा सा उन पर लाइट डालना चाहूंगी। जैसे यूज फैक्टर में जो परिवर्तन आया है उससे टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुछ कॉलोनीज हैं उनके लिए अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। कुछ जो कॉलोनीज हैं उनकी श्रेणी में बदलाव लाया गया है। जैसे ओल्ड एज होम है, बारात घर है, समुदाय भवन है, फार्म हाउस है, इन सब के लिए अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। जैसे कि स्पेशली किराए की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो श्रेणी है, उस श्रेणी में जो यूज फैक्टर है उसको घटाकर 2 से 1.25 कर दिया गया है, जिससे जितने भी किराएदार हैं, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, स्पेशली जो कमर्शियल रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी टैक्स पेयर को। साथ ही 5 स्टार होटल का जो यूज फैक्टर है उसको घटा के 10 से 8 कर दिया गया है। बैंक्वेट हॉल है उसके यूज फैक्टर को घटाकर 6 से 4 कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट स्कूल के जो यूज फैक्टर है उसको घटाकर 3 से 2 कर दिया गया है। और साथ ही जो पेइंग गेस्ट है, जो हॉस्टल्स हैं, जो जहां पर छात्र रहते हैं, उसके यूज फैक्टर को घटाकर 4 से 2 कर दिया गया है। तो नगर निगम ने, जो कि आप हम सब जानते हैं, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा से व्यापारी को, टैक्स पेयर्स को, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत बड़ी राहत हमेशा से दी है। तो एक बार दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो अब नगर निगम में आ चुकी है, इन सबको दोबारा से एक बार राहत दी है। और साथ ही वो वाली कॉलोनीज और सोसाइटी, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। वो सब कॉलोनीज और सोसाइटीज अगर अपना वेट वेस्ट 100% तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, 100% वेट वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से अगर डिस्पोज ऑफ करेगी, उनके लिए भी 5% का रिबेट इन MVC रिकमेंडेशंस में दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे हर वर्ग को के लिए काम करती आई है, अभी भी और आने वाले समय में भी जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं और जो प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको अच्छी राहत दी है, जिससे आने वाले टाइम में जो टैक्स बर्डन है इन सब पर कम किया गया है। तो मैं बहुत आशा करती हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। और मुझे मालूम है कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन सबकी बड़ी मेहनत की कमाई है। तो इस ऐसी राहत देने से एक खुशखबरी है उनके लिए। और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी ऐसे ही उन सबके लिए राहत देती रहेगी। नगर निगम MCD अब इन सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं चाहूंगी सौरभ जी इस पर अपने विचार। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबरॉय जी को बहुत शुभकामनाएं देंगे कि इनके आने के बाद ट्रेडर्स की जो बहुत लंबी डिमांड थी कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज किराए पे दी गई हैं उनका जो यूज फैक्टर है वो 2 था, यानी कि जो बेस प्राइस था उससे दुगना
प्रॉपर्टी टैक्स उनको देना पड़ता था। बहुत दिनों से डिमांड थी कि उसको कम किया जाए, तो वो जो यूज फैक्टर था वो 2 से घटा के 1.25 के दिया गया है। और इससे बहुत सारे कमर्शियल मार्केट्स के अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर जो इसके ओनर्स हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। और भी कई सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर यूज फैक्टर को कम किया गया है। बैंक्वेट हॉल्स हैं, बारात घर हैं, खासतौर पे वो बारात घर जिनको कोई गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट संस्थाएं चलाती हैं, उनको राहत दी गई है। फार्म हाउसेस के अंदर राहत दी गई है। और जिस व्यापारी वर्ग को कोरोना के दौरान एक लंबी समस्या झेलनी पड़ी, उनको जो है इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी एमसीडी की सरकार में आने के बाद एक राहत दी है। और अरविंद जी ने ये वादा भी किया था चुनाव से पहले व्यापारी वर्ग को कि चाहे सीलिंग का मामला हो या उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कन्वर्जन चार्जेस का मामला हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, हर तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार और दिल्ली की एमसीडी व्यापारी वर्ग को राहत देने का काम करेगी और कोशिश करेगी कि कोरोना में जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है सरकार की मदद से हो सके। आपका कोई प्रश्न है? पिछली बार भी मुकेश गोयल का नाम था, लेकिन एलजी हाउस की तरफ से सत्या शर्मा को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था। इस बार क्या लगता है आप लोगों ने आप लोगों के नाम पे एलजी सहमति देंगे अपनी? देखिए, जो परंपरा रही है, जो प्रेसिडेंस रहा है वर्षों से दिल्ली के अंदर, दिल्ली की एमसीडी के अंदर, ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार किसी नाम की सिफारिश करती है और उसकी सिफारिश करती है जो सबसे सीनियर मोस्ट काउंसलर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आज की तारीख में 5 बार के काउंसलर मुकेश गोयल जी सबसे सीनियर मोस्ट हैं। उनका नाम हमने पिछली बार भी रिकमेंड किया था। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की रिकमेंडेशन एलजी साहब के ऊपर बाइंडिंग है। एलजी साहब के पास 2 ही विकल्प हैं। एक कि वो सरकार की जो सिफारिश है उसको मान लें, दूसरी वो कहे मैं नहीं मानता और उसको राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया जाए। खुद से नाम बदलकर उसको भेज देना एलजी साहब की पावर में नहीं है, मगर एलजी साहब लगातार कानून को तोड़ रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया। कल एक डीआरसी के मामले में उनको नोटिस मिला। 3 हफ्ते पहले एल्डरमैन गलत तरीके से उन्होंने नियुक्त किए, उनको नोटिस सुप्रीम कोर्ट से मिला। एल्डरमैन को कोशिश की गई कि वोटिंग राइट दे दें, उसकी वजह से नोटिस मिला और वो राइट हटाई गई। फिनलैंड में टीचर्स भेजने को उन्होंने रोका, उसकी वजह से सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, एलजी साहब को नोटिस मिला हुआ है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हर दूसरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत को दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस देना पड़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। पिछली बार जो एलजी साहब ने एक प्रेस रिलीज दी थी, उसके अंदर जो लिखा था वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी था, लीपापोती थी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर ने 6 नाम भेजे, चुनी हुई सरकार ने 1 नाम भेजा मुकेश गोयल का। वो 6 नामों पे आ गए। 6 नामों में 2 नाम मुकेश गोयल का और एक और नाम ये कह के हटा दिया कि इनके ऊपर कोई मुकदमा है। मैं आज एलजी साहब को ये बताना चाहता हूं, मुकेश गोयल जी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। उनकी तरफ से गलत कहा गया, मीडिया को और दिल्ली के लोगों को गलत बताया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख में भी मुकेश गोयल जी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि 2 के नाम इसलिए हटा दी कि उनके ऊपर मुकदमा है। मुकदमा तो देश की सबसे बड़ी हाउस लोकसभा के जो स्पीकर हैं माननीय ओम बिरला जी, उनके ऊपर भी है। उनका इलेक्शन एफिडेविट आप निकाल के देख लीजिए, उनके ऊपर भी एक मुकदमा है। वो कैसे स्पीकर बन गए?
वो तो फुल टाइम स्पीकर हैं लोकसभा के, और आप एक छोटे से हाउस के प्रोटम स्पीकर के लिए कह रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमा है, जबकि मुकदमा है नहीं। तो वो गलत बयानी की गई। दो को ये कह के एलिमिनेट किया कि ये 5वीं पास है और 10वीं पास है। वो एलजी साहब जो कहते थे कि अरे क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है, वो तो पैसे खर्च की रसीद होती है। अभी कहा 1 हफ्ते पहले, वो 3 हफ्ते पहले कह रहे हैं कि इन दो को इसलिए हटा दिया क्योंकि एक 5वीं पास है, एक 10वीं पास है। अरे भाई आप कहीं तो टिको, कभी आप कुछ कहते हो, कभी आप कुछ कहते हो। और 5वीं पास में अगर इतना ऐतराज है, जो 4थी फेल में तो ऐतराज ज्यादा होना चाहिए, उनको ऐतराज ही नहीं। अगली बात, आखिरी में कहते हैं कि 2 बच गए। यूनिवर्सल क्राइटेरिया है एलिमिनेशन और सिलेक्शन का, 2 महिलाएं लास्ट में बच गई, नीमा भगत और एक शर्मा, सत्या शर्मा। खुद लिख रहे हैं, कह रहे हैं नीमा भगत एमए है, सत्या शर्मा बीए है, मगर क्योंकि सत्या शर्मा मेयर रही हैं इसलिए सत्या शर्मा को बना दिया। यहां भी गलत, झूठ। अरे नीमा भगत भी मेयर रही हैं, आपको पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं था, अपनी मर्जी से बना दिया, बाद में लीपा पोती के लिए कोई क्राइटेरिया दे दिया। दोनों मेयर रही हैं तो क्राइटेरिया के हिसाब से तो नीमा भगत एमए है, नीमा भगत को बनाना चाहिए था, आपने बना दिया सत्या शर्मा को। एलजी के ऑफिस में बैठ के इस तरीके के गलत क्राइटेरिया लगाना, मन घड़त क्राइटेरिया लगाना, और वो क्राइटेरिया भी गलत लगाना, मतलब एक तो आपका क्राइटेरिया ही गलत, और वो क्राइटेरिया भी आप सही तरह से नहीं लगा पाए, वो भी गलत तरीके से लगाया। इसलिए हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमने अब सोच समझ के सीनियर मोस्ट मेंबर का नाम भेजा है, जिनका नाम मुकेश गोयल है। उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लिहाजा एलजी साहब जो परंपरा चल रही है उस परंपरा के साथ रहें, परंपराओं को तोड़े ना। ये देश जो है आज भी प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि लोग परंपराओं का पालन कर रहे हैं। और एलजी साहब ने जो सारे के सारे तर्क अपनी प्रेस रिलीज में दिए थे वो सरासर गलत थे, गलत बयानी थी। हमें छोटी छोटी बात पे एलजी साहब कहते हैं मैं लीगल एक्शन लूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि एलजी साहब के ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे इस गलत बयानी के लिए, मगर जो है नैतिकता का जो आंकड़ा और नैतिकता की जो दुहाई आप हर चीज पे देते हैं, आपके ऊपर भी वो नैतिकता जो है लागू तो होती है। एलजी साहब सोच समझ के अपने पद का जो है, इसकी गरिमा का जो है प्रयोग करें।